चैप्टर 10 है जिसमें हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर डिस्कशन कर रहे हैं और थोड़ी सी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट पे है। इस जोन में ना चैप्टर 6, 7 और 10 सबसे ज़्यादा सवाल चैप्टर 10 से आते हैं। 6 हमने कर लिया है, 10 और 7 जो है वो हमारा इंशाल्लाह आज का टारगेट है। तो 10 की बात करते हैं। 10 स्टार्ट होता है एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट, जब भी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट का जिक्र आता है तो सबसे पहले हम एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। बाय डेफिनेशन 4 इदारों को आपस में एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग्स कह सकते हैं। नंबर 1, अगर वो कॉमन मैनेजमेंट के अंडर आती हैं, 2 इदारे जो किसी कॉमन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, एक मेन कंपनी है उसके नीचे 3 सब्सिडरी हैं, ये आपस में एसोसिएट हैं। एक बिजनेस है उसकी 3 ब्रांचेज हैं, वो आपस में एसोसिएट हैं। एक कॉलेज है उसके 3 कैंपस है, आपस में एसोसिएट हैं। तो जो कॉमन ओनरशिप में आते हैं वो एसोसिएट है। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है। अगर एक इदारा मुदारबा हो और एक मुदारबा कंपनी हो तो ये आपस में एसोसिएट है। मुदारबा कंपनी क्या होता है, किताब ने हल्का सा बताने की कोशिश की। अगेन मुदारबा एक इस्लामिक बिजनेस है और इस्लामिक बिजनेस को चलाने वाले इदारे का नाम मुदारबा कंपनी है। तो वो मुदारबा कंपनी जो एक इस्लामिक बिजनेस को चला रही है और वो मुदारबा जो चल रहा है वो दोनों आपस में एसोसिएटेड है। फिर चौथी कंडीशन आती है जिसके लिए मैं एक डायग्राम अक्सर बनाता हूं इसको समझाने के लिए कि अगर एक पर्सन, कोई एक बंदा किसी एक इदारे में ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम 20% का शेयर होल्डर, और वही बंदा किसी दूसरे इदारे में ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम 20% का शेयर होल्डर हो, इनमें से कोई, उनमें से कोई। फॉर एग्जांपल मिस्टर शकील हैं, मिस्टर शकील एक बिजनेस के ओनर हैं और मिस्टर शकील एक कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो जिस बिजनेस के वो ओनर हैं और जिस कंपनी के वो डायरेक्टर हैं, ये आपस में एसोसिएट हो गए क्योंकि एक कॉमन पर्सन है दोनों में। इसी तरह से मिस्टर शकील इस कंपनी के भी डायरेक्टर हैं और इस कंपनी के भी डायरेक्टर, तो ये दोनों कंपनियां आपस में एसोसिएट हो गई। मिस्टर शकील के पास 30% शेयर्स हैं एक इदारे के और मिस्टर शकील पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, तो ये वाला और ये वाला आपस में, यानी कि अगर एक ही बंदा 2 इदारों में तगड़ी पोजीशन पे बैठा हो तो वो दोनों इदारों को एसोसिएट कराता है। 4 तगड़ी पोजीशन है, ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम 20% का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शेयर होल्डर। तो ये कहना चाह रहे हैं, इफ अ पर्सन इज ओनर, पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी अंडरटेकिंग who directly or indirectly hold or control shares carrying not less than 20% voting power in such company or undertaking। एक बंदा ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों, बीवी वगैरह के थ्रू 20% शेयर्स रखता है एक कंपनी या इदारे में, इज ऑल्सो, वही शख्स, वो वाला शख्स ऑल्सो ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी अंडरटेकिंग और डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20% दूसरे इदारे का। तो जिस एक इदारे में वो इन 4 में से किसी पोजीशन पे है और जिस दूसरे इदारे में इन 4 में से किसी पोजीशन पे है, वो दोनों आपस में क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। ये बात क्लियर है। अब जब एसोसिएट में ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं ना, डायरेक्टर और शेयर होल्डिंग वाला, तो इसकी 4 एक्सेप्शंस आती हैं। 2 एक्सेप्शंस आती हैं डायरेक्टर वाले रूल की, 2 एक्सेप्शन आती हैं शेयर होल्डिंग वाले रूल की। अगर आप डायरेक्टर हैं क्योंकि गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने, फेडरल, प्रोविंशियल या किसी इदारे ने आपको वहां पे डायरेक्टर बनाया है, फॉर एग्जांपल ये शख्स इस कंपनी में गवर्नमेंट का डायरेक्टर और इस कंपनी में रेगुलर डायरेक्टर है, तो गवर्नमेंट का डायरेक्टर होना इस शर्त को पूरा नहीं करेगा, तो ये दोनों कंपनी आपस में एसोसिएट नहीं होंगी। यानी कि अगर एक बंदा कहीं डायरेक्टर है तो वो तो एसोसिएट का रिश्ता बना सकता है, लेकिन एक जगह गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर है, वो एसोसिएट का रिश्ता नहीं डेवलप कराएगा। नंबर 2, अगर वो कहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एसोसिएट का रिश्ता नहीं बनेगा। देन शेयर होल्डिंग में अगर हम बात करें, अगर सीडीसी के पास शेयर्स पड़े हुए हैं, सीडीसी के पास 100 कंपनियों के अगर 30% शेयर्स हैं, सीडीसी का तो काम है कंपनियों के शेयर्स अपने पास रखती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग देती है, तो अगर 100 कंपनियों के 30% शेयर्स हैं तो 100 आपस में एसोसिएट नहीं हो जाएंगी। तो सीडीसी के पास अगर शेयर्स हो तो उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। इसी तरह से पुराने जमाने में गवर्नमेंट की कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती थी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या आईसीपी, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट के सरप्लस फंड्स उठा के प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते थे, तो इन इदारों के पास बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स होते थे। तो अगर इन इदारों के पास बहुत सारी कंपनियों के 20-20% सुपर शेयर्स हों तो इन इदारों की इन्वेस्टमेंट की वजह से आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। तो एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग की डेफिनेशन के अंदर ना 3 बातें हैं और तीनों में 4-4 बातें हैं। नंबर 1 डेफिनेशन है, डेफिनेशन में 4 बातें हैं। नंबर 2 चौथी बात में 4 बातें हैं, ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम 20% के शेयर होल्डर, और फिर 4 एक्सेप्शंस है।
तो ये यूं करके याद रखना है ताकि एक डेफिनेशन एक्सेप्शन पूछी जाए तो आपको सारे कंपोनेंट्स पता हो। यहाँ पे आईके कभी कभी रट्टे वाला सवाल भी पूछ लेता है कि ज़रा एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग की डेफिनेशन बताओ। नंबर अगर ज़्यादा हो या थोड़े से भी ज़्यादा हो और आपको डर लग रहा हो कि एक्सेप्शन पूछी है या नहीं पूछी, बता देनी है। कंपनी लॉ में जब लगे कि कम लिखूं या ज़्यादा लिखूं, आपने हमेशा ज़्यादा लिखने को चूज़ करना है, कम लिखने को चूज़ नहीं करना। डन। अब इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी में करनी है तो उसके रूल्स क्या हैं, यानी हम बात करते हैं कि ये तो हमें समझ आ गया एसोसिएटेड कंपनी या जो इदारे हैं वो क्या हैं। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने एसोसिएट्स में इन्वेस्ट करें और कुछ रूल्स को वायलेट कर दें। ये जो आपके एसोसिएटेड इदारे होते हैं ना, एसोसिएटेड इदारों के अंदर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर होल्डर्स डर जाएंगे। एसोसिएटेड कौन है जी, इधर भी डायरेक्टर उधर भी डायरेक्टर है। तो एक बंदा जो दो कंपनियों में डायरेक्टर था, दोनों इदारे हो गए एसोसिएट, तो वो कोशिश करेगा कि एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट अपनी दूसरी कंपनी में करवा दे। उसमें नुकसान ये है कि पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट वर्थ इट थी भी या नहीं थी, पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट होनी भी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, उस इन्वेस्टमेंट को किसी ने देखा भी है या नहीं देखा, उसके ऊपर कोई गौर व फिक्र भी हुआ है या नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत टर्म्स सेट हो गई हो, कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई कम प्राइस में बात हो रही हो। तो इन्वेस्टमेंट जब भी एसोसिएट में होगी ये एक रिस्की काम है। तो क्या ना करें एसोसिएट में इन्वेस्ट। एसोसिएट आपकी रिश्तेदार कंपनी हो सकता है, वो आपको ऐसा फायदा दे जो कोई और कंपनी ना दे, तो ना करें तो भी खतरा है, करें तो भी खतरा है। तो लॉ ने इसका एक आसान सा हल लगा लिया कि आप एक काम करें, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। कोई भी कंपनी एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट करने लगे तो उसको चाहिए कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले। ये स्पेशल रेजोल्यूशन बताए कि क्या नेचर, टाइम पीरियड और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर किसी भी किस्म की वेरिएशन करने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, डिक्रीज करने के लिए नहीं चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन। तो तीन चीज़ों के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, या इन्वेस्टमेंट की नेचर चेंज करना। नेचर से मुराद है पहले आपने ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे हुए थे, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए, पहले आपने लोन दिया हुआ था, अब इक्विटी खरीद ली। इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मली दो चीज़ों को कहते हैं, इक्विटी या लोन को। अगर आप एक कंपनी के इक्विटी यानी कि शेयर कैपिटल और उस तरह की चीज़ें अगर परचेज कर लें, या एक कंपनी को डेट प्रोवाइड कर दें, कंपनी को लोन प्रोवाइड कर दें, तो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इन चीज़ों को कहते हैं। ये जो सेक्शन आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है, आपने इस सेक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स अपने पास रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है कि इन्वेस्टमेंट जिसमें आपकी जितनी भी एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग है उनकी डिटेल आनी चाहिए। एसईसीपी इस सेक्शन के तहत कुछ कंपनियों को एग्जाम्प्ट करना चाहे वो कर सकता है, एसईसीपी इस सेक्शन को समझाने के लिए रेगुलेशन लेके आना चाहे वो ला सकता है। तो ये पॉइंट है कि एसईसीपी ने कुछ क्लासेस बताई हैं जिनको ये सेक्शन एग्जाम्प्ट है, और एसईसीपी ने कुछ रूल्स लेके आया है जो कि इन सेक्शन को समझाने के लिए, ना वो रूल्स हमारे सिलेबस में है ना वो कंपनियों की लिस्ट हमारे सिलेबस में है। ये तो हो गई सादा इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ लोन, आपने अपनी एसोसिएट को अगर लोन देना है तो 4 शर्तें पूरी करनी होंगी, 3 शर्तें। रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि कितना लोन है, कितने अरसे तक के लिए है, कितना इंटरेस्ट होगा, क्या सिक्योरिटी होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वापसी किन शराइत में होगी, सारी बातें अच्छी तरह से डिटेल से लिखी हुई होनी चाहिए रिटर्न एग्रीमेंट में। नंबर 2, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोरोविंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए। बोरोविंग कॉस्ट कहते हैं हमें फंड्स कितने रुपए पे मिलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट पे क्या बेनिफिट आ रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है इंटरेस्ट इनकम। लोन पर है ना, अगर इन्वेस्टमेंट लोन हो तो लोन पे जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो होता है इंटरेस्ट इनकम, और जो आप लोन लें उस पे जो खर्चा करते हैं वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो बोरोविंग कॉस्ट आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इंटरेस्ट इनकम है। मेरी कंपनी को लोन मिलता है 10% इंटरेस्ट रेट पे, और मेरी एसोसिएट कहती है कि जी मुझे इन्वेस्ट कर दो, मैं आपको इंटरेस्ट समेत वापस करूं। मैं कहूं तू तो अपना भाई है, 8% दे दे। मुझे कितने का मिल रहा है और मैं उन्हें, तो मैं तो बैठे बैठे लॉस में आ गया। तो आपने इस अगर लोन की फॉर्म में हो तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम नहीं होनी चाहिए, बोरोविंग कॉस्ट के बराबर हो जाए चलेगा, ब्रेक इवन। ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, नीचे नहीं होनी चाहिए। तीसरा, चूंकि लोन है और लोन के अंदर खतरा ये होता है कि वो कंपनी जिसको आप लोन दे रहे हैं उसका पता नहीं क्या फाइनेंशियल साउंडनेस सही है या नहीं है, तो आप इसमें हमेशा परेशान रहते हैं। तो लॉ ये कहता है कि अगर आप एक ड्यू डिलिजेंस करवा लें,
डायरेक्टर्स मेंबर को ये तसल्ली दें कि हमने इस इदारे की ड्यू डिलिजेंस करवाई है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब है जिसमें एक इदारे के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि ये इदारा कैसा है और इसमें की गई इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया तो नहीं होगी। एक लंबी चौड़ी एक्टिविटी होती है, इदारे के एसेट्स क्या हैं, इदारे की फाइनेंशियल फुटिंग क्या है, इदारे को कौन लोग चला रहे हैं, और उसके बाद आपको ओपिनियन मिलती है कि ये कंपनी ऐसी है कि जहाँ इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। तो 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। रिटर्न एग्रीमेंट हो टर्म्स के साथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोरोइंग कॉस्ट कम से कम उसको मीट कर रहा हो, और ड्यू डिलिजेंस करवाई हो। डन। फिर आते हैं हम इससे अगले कॉन्सेप्ट पे। कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंपनी के जाती नाम पे होनी चाहिए, वो किसी और के नाम पे नहीं होनी चाहिए। यानी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमने शेयर कैपिटल में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट का जो एविडेंस होता है वो एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पे लिखा होता है कि आप इस शेयर के होल्डर हैं, आप मालिक हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे नाम कंपनी का लिखा होना चाहिए, कंपनी अपने नाम से इन्वेस्ट करे। ऐसा ना हो कि कंपनी इन्वेस्ट करे और कंपनी के किसी ऑफिसर के नाम से इन्वेस्टमेंट डली हुई हो। तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होनी चाहिए? कंपनी के, ना कि कंपनी के किसी ऑफिसर। यानी कंपनी की इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंपनी के नाम पे हो, किसी और के नाम पे ना हो। लेकिन 3 एक्सेप्शंस हैं। आसान एक्सेप्शन है सीडीसी। अगर हमारी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट उठा के सीडीसी में रख दी तो रिकॉर्ड में वो सीडीसी के नाम हो जाती है, और रूल ये था कि मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे नाम पे होनी चाहिए। एक अलाउड एक्सेप्शन है सीडीसी। 2 और एक्सेप्शंस हैं। अगर हमारी कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की और हम उस इन्वेस्टमेंट की वजह से चाहते हैं कि हमारा एक डायरेक्टर वहां जाके बैठे, तो हम डायरेक्टर को वहां भेजेंगे। अगर उस डायरेक्टर को वहां बैठने के लिए कुछ शेयर्स चाहिए, अक्सर कंपनियों ने क्वालिफिकेशन शेयर्स की रिक्वायरमेंट रखी होती है कि डायरेक्टर के पास कम से कम इतने शेयर्स होंगे तो डायरेक्टर बन सकता है। तो अगर हम अपने एक नुमाइंदे को वहां पे भेजना चाह रहे हैं और मजबूरी है कि उसके नाम पे शेयर्स होने चाहिए, वी आर अलाउड कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट में से कुछ हिस्सा उसके नाम पे कर सकते हैं। कितना हिस्सा? जितना रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन। तो if investor company has power to appoint a director on investee company, then investor company is allowed to hold such shares in name of that nominee. उस नॉमिनी के नाम पे उतने शेयर्स रख सकते हैं that are qualification शेयर जो वहां पे उसको रहने के लिए चाहिए। फिर तीसरी एक्सेप्शन होती है, एक होल्डिंग कंपनी है और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी किसी वजह से मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम हो जाती है। अब अगर कोई भी कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम पे ऑपरेट करे तो क्या कहता है कंपनी लॉ? 180 डेज तक अगर ऐसा रहा तो फिर पर्सनली लायबल हो जाएंगे शेयर होल्डर। और होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है वो सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? होल्डिंग कंपनी। तो जब ये मिनिमम से नीचे ऑपरेट करेगी तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? तो होल्डिंग कंपनी अब क्या करे, उसका तो कोई कसूर नहीं है। सब्सिडरी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम इसलिए हो गए कि लोगों ने अपने शेयर बेच डाले। तो होल्डिंग कंपनी इज अलाउड कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट में से चंद शेयर्स उठा के कुछ नॉमिनीज के नाम पे रख के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज कर दे। तो रूल ये है कि होल्डिंग कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी इन नेम ऑफ इट्स नॉमिनीज। होल्डिंग कंपनी अपने कुछ मतलब सब्सिडरी के जो कुछ शेयर्स हैं वो नॉमिनीज के नाम पे रख सकते हैं इफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी हैज रिड्यूस्ड बिलो रिक्वायर्ड मिनिमम मेंबर्स, अगर वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से नीचे चले गए। डन। ये तीनों एक्सेप्शन समझ आ रही हैं? जब भी आपने इन एक्सेप्शंस के तहत कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स किसी और नाम पे रखी हैं तो देयर शुड बी अ रजिस्टर, एक रिकॉर्ड होना चाहिए। उस रिकॉर्ड में लिखा हुआ हो कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स किस किस के नाम पे है। एक रजिस्टर मेंटेन हो, उसकी क्या पर्टिकुलर्स होंगे वो आपको बता देंगे। आपने बताना है कि हमारी ये 6 इन्वेस्टमेंट है जो हमारे नाम पे नहीं है, किसी और नाम पे है। कोई मेंबर आके ये रजिस्टर देखना चाहे तो हर दिन 2 घंटे के लिए रजिस्टर अवेलेबल हो, वो उसे देख सकता है। अगर वो उसमें से कॉपी लेना चाहे तो उसको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी एप्लीकेशन के 7 दिनों के अंदर उसकी कॉपी मिल जाएगी। तो जब भी इस तरह का जिक्र आए ना कि मेंबर्स आर अलाउड के डेली 2 घंटे के लिए रजिस्टर अवेलेबल होगा, तो वहाँ ये सारी बातें एप्लीकेबल होंगी। 2 घंटे के लिए रजिस्टर अवेलेबल होगा, मेंबर आके देखना चाहें फ्री देख सकते होंगे, अगर कॉपी लेना चाहें तो अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के 7 दिनों के अंदर अंदर उसको कॉपी मिलेगी। जिस भी सेक्शन में ये 2 घंटे वाली बात लिखी नजर आ जाए, अगली 3 लाइनें खुद से लिख देनी है। ये एक जैसी ही प्रोविजंस होती हैं, जहां जहां इजाजत मिलती है इस तरह की इजाजत मिलती है। आप अगर कहते हैं कि मुझे इंस्पेक्शन करनी है और आपको मना कर दिया जाता है, वो कहते हैं नहीं जी आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आपने रजिस्ट्रार को शिकायत करनी है और रजिस्ट्रार फिर जबरदस्ती उसकी इंस्पेक्शन ओपन करवाएगा। डन। अब आते हैं सेकंड टॉपिक। इस चैप्टर में 3 मेन टॉपिक हैं, इन्वेस्टमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट और रिलेटेड पार्टी। इन्वेस्टमेंट्स खत्म हुआ, अब डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट कहते हैं कोई मफाद,
कोई बेनिफिट, कोई ताल्लुक, किसी किस्म का कोई फायदा। अगर एक डायरेक्टर का कंपनी की किसी ट्रांजैक्शन में कोई बेनिफिट है तो उसे चाहिए कि वो कंपनी को बताए, छुपाए मत। और दूसरा, जब भी उसके बारे में वोटिंग हो रही हो तो वो उस वोटिंग में शामिल ना हो। मीटिंग में भले शामिल हो लेकिन उस वोटिंग में शामिल ना हो। ना उस पर्पस के लिए वो कोरम में काउंट होगा, ना उस पर्पस के लिए वोटिंग कर सकता है। वो बैठा हुआ है लेकिन उसको वोट देने की इख्तियार नहीं है। अगर एक डायरेक्टर का कहीं इंटरेस्ट है, क्यों? अगर डायरेक्टर का इंटरेस्ट होगा, डायरेक्टर का कोई ताल्लुक होगा, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर की ही अपनी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, तो फिर अगर वो खुद वोट करेगा तो वो बाइस्ड वोट होगा। और डायरेक्टर अगर छुपा के करेगा तो वो सीक्रेट ट्रांजैक्शन काउंट होगी और हम कहेंगे डायरेक्टर ने अपनी ड्यूटी से गफलत की। तो रूल ये है कि डायरेक्टर का जब भी कोई इंटरेस्ट होगा तो वो उसको डिस्क्लोज करेगा। सवाल ये है कि डिस्क्लोज कब करेगा? ये डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिस्क्लोज करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी होना है तो जिस मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस होना है उस मीटिंग में बता दे। अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले से हुआ हुआ है, इसका बाद में इंटरेस्ट बना, इसने बाद में वो कंपनी खरीद ली, या इसके भाई के पास वो कंपनी अचानक से आ गई, इंटरेस्ट बाद में बना, तो जब इंटरेस्ट बना वेरी नेक्स्ट मीटिंग में बता दे। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एम्प्लॉय लेवल पे अप्रूव हुआ है, डायरेक्टर्स के सामने ही नहीं आया, लेकिन इसको पता है कि मेरा इंटरेस्ट है, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो वेरी नेक्स्ट डायरेक्टर्स मीटिंग में ये बता दे। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर क्या है। तो आप कहेंगे जिस मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होना उसमें बता दे, कॉन्ट्रैक्ट पहले से हुआ हुआ है तो आने वाली मीटिंग में बता दे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी और लेवल पे हुआ है तो भी आने वाली मीटिंग में बता दे। आसान अल्फाज में, अगर नहीं बना तो जब बन रहा हो तब बता दे, और अगर बन गया है तो आने वाली मीटिंग में बता दे। एक इसमें ओनरशिप का जनरल नोटिस भी होता है, ओनरशिप और डायरेक्टरशिप का। एक डायरेक्टर का अगर एक कंपनी में पक्का हिस्सा है, एक डायरेक्टर हमारे पास बैठा हुआ है और एक और कंपनी है जिसमें उसके 30% शेयर्स हैं, और उस कंपनी से हमारी कंपनी साल में कोई 100 दफा ट्रांजैक्शन करती है, तो वो गरीब तो नोटिस दे दे के मर जाएगा, क्योंकि उसका तो पक्का इंटरेस्ट है वहाँ। तो लॉ ने इजाज़त दी है कि आप एक जनरल नोटिस दो जो 1 साल तक की लेंथ के लिए हो। आप नोटिस दो कि उस कंपनी की जब ट्रांजैक्शन होगी मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा आपका नोटिस खत्म हो जाएगा, लास्ट मंथ में फाइनेंशियल ईयर के आप उस नोटिस को रिवाइज करेंगे, वो अगले पूरे साल के लिए वैलिड हो जाएगा। तो आपको बार बार नोटिस नहीं देना, आप एक जनरल नोटिस से काम चला सकते हैं। डन। फिर क्या रूल था? आपने वोट नहीं करना। ऐसे किसी मामले में जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं आप वोट नहीं करेंगे और आप काउंट भी नहीं होंगे कोरम में। और अगर लिस्टेड कंपनी है फिर तो इतनी सख्ती है कि आप उस मीटिंग में मौजूद भी नहीं होंगे, आप वॉकआउट कर जाएंगे उस एजेंडा पे, आप आंखों के इशारे भी नहीं कर सकेंगे दूसरों को। तो लिस्टेड कंपनी में आपने मीटिंग का वो हिस्सा ही अटेंड नहीं करना, बाकी मीटिंग्स में आप मौजूद हैं, वोट नहीं कर सकते, और ना आप कोरम में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट होंगे। अगर एक ऐसी मीटिंग है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इंटरेस्टेड है, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, तो उसका रूल ये होता है कि फिर वो मेंबर्स की मीटिंग में इशू डिस्कस किया जाए। अब 2 एक्सेप्शन है। हमने कहा था कि आपका अगर इंटरेस्ट है तो आपने लाजमी डिस्क्लोज करना है, लेकिन 2 ऐसे केसेस हैं जहां इंटरेस्ट होने के बावजूद भी आप बेशक वोट कर बैठे, कोई मसला नहीं। एक तो अगर बहुत ही कोई प्राइवेट कंपनी हो, एक प्राइवेट कंपनी है, ना वो सब्सिडरी है ना वो होल्डिंग है किसी पब्लिक कंपनी की, ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसका पब्लिक कंपनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। भाई 2 भाइयों की कंपनी है और ना उनकी कोई होल्डिंग है, और उनकी एक सब्सिडरी है वो भी एक प्राइवेट कंपनी है, और वो किसकी है? उनकी छोटी बहन की कंपनी। तो वो बहन भाइयों की कंपनी है, उसमें जितनी ट्रांजैक्शन है ऑब्वियसली वो उन्हीं की आपस में होगी, तब क्या एक दूसरे को नोटिस देना, क्या बार बार वोटिंग से। तो ने कहा जो वोटिंग वाला रूल है इसकी 2 एक्सेप्शन आई कि अपने कई दफ़ा ये एक्सेप्शन पूछी हैं। तो एक एक्सेप्शन ये है कि आखिरी जो प्राइवेट कंपनी है, नीदर सब्सिडरी नॉर होल्डिंग, आप वहां पे आज़ाद है। दूसरा, अगर डायरेक्टर कंपनी के श्योरिटी के तौर पे काम कर रहा है, कंपनी ने लिया कहीं लोन, लेंडर ने कहा कि क्या गारंटी है, उन्होंने कहा जी हमारा डायरेक्टर ये जिम्मेदारी देगा, अगर हमने पैसे ना दिए ये देगा। डायरेक्टर ने जाके अपना नाम लिखवा दिया, फिर कंपनी से आके कहा कि भाई मैंने अपना नाम लिखवाया है, अगर मुझे पैसे देने पड़ गए तो तुम मेरे साथ कोई मेरी इंश्योरेंस कराओ, मेरे साथ कोई इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट करो। अब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अपने डायरेक्टर से, ये तो इंटरेस्ट आ गया कंपनी का डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, तो डायरेक्टर इज नॉट अलाउड कि वो वोट करे, बट इस कॉन्ट्रैक्ट में वो वोट कर सकता है, क्योंकि इस वक्त उसका जाती इंटरेस्ट नहीं है, वो बेचारा कंपनी का श्योरिटी बन रहा है, और कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो बेचारे को पैसे देने पड़ेंगे, और कंपनी कंपनसेशन का वादा कर रही है। बात समझ आई? डायरेक्टर कौन है? श्योरिटी।
कंपनी नहीं पैसे देगी तो डायरेक्टर देगा, तो डायरेक्टर का कंपनी के साथ क्या एग्रीमेंट हो रहा है कि अगर पैसे देने पड़ गए तो आपने कंपनसेट करना है। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ही इज अलाउड कि वो वोट कर सकता है। इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं, इफ डायरेक्टर हैज एक्टेड एज श्योरिटी ऑफ कंपनी एंड रेजोल्यूशन रिलेट टू इंडेमनिफिकेशन और इंश्योरेंस कवरेज ऑफ दैट डायरेक्टर। ये जो रेजोल्यूशन है ये उस डायरेक्टर की इंडेमनिफिकेशन या इंश्योरेंस है, उसकी के नुकसान हो गया तो हम भर के देंगे। अगेंस्ट एनी लॉस, कोई भी ऐसा लॉस इनकर्ड बाय हिम जो उसको होगा डायरेक्टर को, क्यों होगा, फॉर बिकमिंग श्योरिटी ऑफ कंपनी, कंपनी का श्योरिटी बनने की वजह से जो लॉस हुआ, कंपनी सिर्फ वही लायबिलिटी वगैरह ऑथराइज करेगी, उसी लायबिलिटी को इंश्योर करेगी जो एक वैलिड ट्रांजैक्शन से जनरेट हुई है। डन। अदर ऑफिसर्स का अगर कोई इंटरेस्ट होगा, कोई भी और ऑफिसर अगर इंटरेस्टेड है किसी भी मामले में तो उसे चाहिए डायरेक्टर्स के नॉलेज में ले आए, डायरेक्टर से परमिशन ले, उसके बाद कंपनी के साथ उसकी वो ट्रांजैक्शन हो। डायरेक्टर्स ने एक दूसरे को डिस्क्लोज करना है और बाकी ऑफिसर्स ने डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज करना और डायरेक्टर से इजाजत लेनी है। डन। रिवीजन क्लास के पैटर्न के मुताबिक तेजी से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। डायरेक्टर का इंटरेस्ट का मतलब है डायरेक्टर का मफाद था। अब हम देख रहे हैं एक लिस्ट ऑफ पर्सन जो कि कंपनी के ताल्लुकदार हैं, कंपनी के करीबी लोग। ये कौन लोग होते हैं, कंपनी के बड़े या बड़ों के रिश्तेदार या बड़ों की कंपनियां या पार्टनरशिप्स। रिलेटेड पार्टी की एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी है किताब ने जिसमें कुछ 7-8 के करीब पॉइंट्स हैं। डायरेक्टर या उसका रिलेटिव, रिलेटिव में कौन कौन से रिश्तेदार हैं, मियाँ बीवी, स्पाउस, सिबलिंग बहन भाई, लीनियल असेंडेंट अबव अजदाद, लीनियल डिसेंडेंट बाद वाले, यानी कि वालदैन उनके वालदैन उनके वालदैन, औलाद उसकी औलाद, बहन भाई और मियाँ या बीवी शरीक हयात। तो डायरेक्टर और डायरेक्टर के ये सारे रिश्तेदार कंपनी के क्या कहलाएंगे, रिलेटेड। की मैनेजेरियल पर्सनल और हुजर रिलेटिव, कंपनी का कोई मैनेजेरियल, कोई की मैनेजर पोजीशन पे बैठा हो, मैनेजर मार्केटिंग, मैनेजर फलाना, कंपनी की कोई समझे टॉप पोजीशन पे जो बैठे हो और वो डायरेक्टर ना हो मैनेजर हो, वो और उनके रिश्तेदार ये भी रिलेटेड में आते हैं। अब आपने कैटेगरीज बनानी है इसे याद करने के लिए। पहली कैटेगरी है डायरेक्टर उसके रिश्तेदार और मैनेजर उसके रिश्तेदार। अब अगली 3 कैटेगरीज बनेंगी। एक फर्म जिसमें डायरेक्टर मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर है, एक फर्म, एक प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर मेंबर या डायरेक्टर है, और एक पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है या उसके पास अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके शेयर्स हैं। पहली कैटेगरी थी इन 2 की, डायरेक्टर और मैनेजर। अगली है इन 3 की, वो फर्म, वो प्राइवेट कंपनी, वो पब्लिक कंपनी जिसमें ये लोग बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं। ये बात समझ आई। फिर 2 और कंपनी है, 2 और इदारे हैं। A body corporate whose chief executive or manager is accustomed to act in accordance with the advice, direction और instruction of director or manager। ये डायरेक्टर और मैनेजर के कहने पे जो कंपनियां चलती हों, वो कंपनी जो अपेरेंटली रिश्ता नजर नहीं आ रहा लेकिन वो कंपनियां इनके कहने पे चलती हों, इनके इशारों पे नाचती हों, तो जो कंपनियां इनके कहने पे चलती हैं वो भी रिलेटेड है। और वो कंपनियां जिसके कहने पे हम चलते हैं, एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन अ डायरेक्टर और मैनेजर इज accustomed टू एक्ट। तो इनके कहने पे जो लोग चलते हैं और जिनके कहने पे ये लोग चलते हैं वो दोनों भी हमारे रिलेटेड हो गए। इसमें प्रोफेशनल एडवाइस काउंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर वो लॉयर से एडवाइस लेते हैं और लॉयर कहता है ऐसे कर दो और वैसे चले, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इतने इन्फ्लुएंस है कि आप लॉयर के कहने पे चल रहे हो, तो प्रोफेशनल एडवाइस है। तो ये 2 इदारे समझ आए, जो आपके कहने पे चलते हो, जिनके कहने पे आप चलते हो। फिर आ गई जो कंपनी लॉ में मुख्तलिफ तरह के रिलेशन है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी ऑफ सच कंपनी। आपकी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएटेड कंपनी। सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो सब्सिडरी, हम जिसकी सब्सिडरी है हमारी होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी, तो हमारी होल्डिंग भी हमारी रिलेटेड है, हमारी सब्सिडरी भी हमारी रिलेटेड है, हमारी एसोसिएटेड भी हमारी रिलेटेड है, और हमारी होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज भी हमारी रिलेटेड है। और जब थक जाएं तो कह देना है सच अदर पर्सन एज में बी स्पेसिफाइड। तो ग्रुप्स बन गए। पहला ग्रुप डायरेक्टर उसके रिश्तेदार, मैनेजर उसके रिश्तेदार। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये लंबी डेफिनेशन है, भूल जाती है। फिर दूसरा ग्रुप है 3 तरह के दायरे, वो पार्टनरशिप फर्म जिसमें ये पार्टनर हैं डायरेक्टर या मैनेजर, वो प्राइवेट कंपनी जिसमें ये डायरेक्टर या मेंबर है, वो पब्लिक कंपनी जिसमें ये डायरेक्टर हैं या उनके पास शेयर कैपिटल है, और वो रिश्तेदारों समेत भी अगर शेयर कैपिटल है तो भी चलेगा। दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी वो जिनके कहने पे ये चलते हैं और वो जो इनके कहने पे चलते हैं,
और चौथी कैटेगरी ये होल्डिंग सब्सिडरी और ये सारी कहानी आपकी होल्डिंग्स, आपकी सब्सिडरीज, आपकी होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज, आपकी एसोसिएट्स, ये सब के सब रिलेटेड पार्टीज हैं। डन। अब ये हो गई रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टी का एक मतलब बड़ा क्लियर है कि जब भी इनके साथ ट्रांजैक्शन होगी, ये शायद सीधी ट्रांजैक्शन ना हो, आपके डायरेक्टर के रिश्तेदार से अगर ट्रांजैक्शन होगी, भाई कंपनी एसी बनाती है, डायरेक्टर का भाई कहता है मुझे एसी चाहिए, आपको लगता है कि उसको मार्केट प्राइस पे दिया जाएगा एसी? अगर उसको मार्केट प्राइस पे लेना है तो डायरेक्टर को क्यों कहेगा, मार्केट से जाके खरीद लेगा। तो दिस इज क्लियर कि अपने रिश्तेदारों को सस्ते में दिया जाएगा। तो होता ये है कि जब भी कोई रिलेटेड पार्टीज होती है ना, ज़्यादातर नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होती है। ये क्या होता है नॉन आर्म्स लेंथ? जो मार्केट के नॉर्मल टर्म से हटके होती है। आर्म्स लेंथ तो वो होती है ना जो मार्केट में जो चल रहा है उसके मुताबिक होती है। तो ये ट्रांजैक्शन होगी नॉन आर्म्स लेंथ। जब नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होगी तो इसके लिए कुछ कानून बनाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, डायरेक्टर के भाई को 30% ऑफ मिल जाएगा, मैनेजर मार्केटिंग के भाई को 35% ऑफ मिल जाएगा, जो प्रोडक्शन वाला होगा वो 50% ऑफ दिलवा देगा। तो फिर क्या होगा, कंपनी में ना एक अलग ही खाता चल पड़ेगा कि सारे लोग अपने रिश्तेदारों को अपनी पसंद के रेटों पे कर रहे होंगे। तो ये सेक्शन नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन को डील करता है। ये सेक्शन कहता है कि यू हैव टू डेवलप अ पॉलिसी। कंपनी किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में तब एंटर होगी जब बोर्ड की तरफ से एक अप्रूव पॉलिसी मौजूद होगी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। पॉलिसी में सेल परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड बात होगी, कोई भी एसेट की खरीदो फरोख्त का जिक्र होगा, लीज का जिक्र होगा, कोई सर्विसेज रेंडर करना होगा, कोई एजेंट अपॉइंट करना होगा, इनको किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अपॉइंट करना होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कंपनी की कोई और पोजीशन जहां अदर देन डायरेक्टर्स वगैरह भी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आते हैं। तो इनमें से कोई भी काम होगा, एक पॉलिसी बना दी जाएगी और उस पॉलिसी में होगा कि हाँ भाई कंपनी की जिस भी पोजीशन पे जब भी हम किसी भी रिश्तेदार को लेके आएंगे, किसी भी रिलेटेड पार्टी को लेके आएंगे तो क्या रूल होगा। फिर एक स्टैंडर्ड रूल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम हमेशा रिलेटेड पार्टी को 30% ऑफ दिया करेंगे, वो डायरेक्टर का भाई हो या वो मैनेजर का भाई हो। तो इस तरह की कोई पॉलिसी बना देंगे और उस पॉलिसी के मुताबिक चलेगा। अगर किसी मामले में मेजॉरिटी डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो वो तो जाएगा ही मेंबर्स के पास, मेंबर्स उसको अप्रूव करेंगे। डन। देन इसमें और बातें क्या है, ये सेक्शन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन को नहीं अप्लाई करेगा। आर्म्स लेंथ तो जैसे हो रही है चलती रहे, हम नॉन आर्म्स लेंथ की बात कर रहे हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जो है वो डायरेक्टर की रिपोर्ट में लिखा जाएगा और उसमें जस्टिफिकेशन दी जाएगी कि ये ऐसा क्या है, ये क्यों हुआ। एसईसीपी चाहे तो आपको बता सकती है कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह रखें। अगर एक ऐसी ट्रांजैक्शन एंटर हुई और अप्रूवल नहीं ली गई मेंबर्स वगैरह से उस तरह से, तो वो ट्रांजैक्शन वॉइडेबल हो जाएगी एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड। अगर वो चाहेंगे कि उसको खत्म कर दें तो वो उसे खत्म कर देंगे, और अगर उन्हें लगे कि चलो कोई बात नहीं ठीक है, वो उसे रेटिफाई करना चाहते हैं तो वो रेटिफाई भी कर सकते हैं। अगर एक रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई और इस तरह का अरेंजमेंट हुआ जो कि बाद में रेटिफाई हुआ और पीछे आपने कर लिया था बगैर अप्रूवल के, तो उसमें जो भी जिम्मेदारी होगी वो उसी रिलेटेड पर्सन की होगी जो कनेक्टेड पर्सन था कि उसने ऐसा क्यों किया है। आगे पर अगेन पनिशमेंट और वो सारी चीज़ें वो तो हम रिवीजन क्लास में नहीं पढ़ रहे। क्या ये सारी बात समझ आई? डायरेक्टर के इंटरेस्ट और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क है? एक अहम सवाल, डायरेक्टर का इंटरेस्ट और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या फ़र्क है? बड़ा ज़रूरी सवाल है, पेपर में सवाल आए तो आप उसको डायरेक्टर के इंटरेस्ट में कब डालेंगे और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कब डालेंगे? जब डायरेक्टर का कोई ज़ाती मफाद इन्वॉल्व होगा, उसका बिजनेस है या उसके किसी ऐसे रिश्तेदार का बिजनेस है जो नज़र आ रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का अल्टीमेटली बेनिफिट डायरेक्टर को जाएगा। रिलेटेड पार्टी में डायरेक्टर या मैनेजर या इनके कुछ रिश्तेदार या कंपनी के कुछ रिश्तेदार, मतलब एक लंबी सी लिस्ट है। डायरेक्टर के इंटरेस्ट में सिर्फ डायरेक्टर है, तो और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन वगैरह उसमें इन्वॉल्व हो तो वो डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। रिलेटेड पार्टी में हम कहेंगे कंपनी अपनी सब्सिडरी को एक ट्रांजैक्शन कर रही है तो वो क्या कैसे करेगी? कंपनी अपने मैनेजर को की फर्म के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है। तो अगर सवाल आपको ज़रा ज़्यादा एलेबोरेट करके खास रिश्ता बताया और रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पर पूरा होता है तो आपने वहाँ आना है, इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर पर नहीं जाना। इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर या उन्हें खुद बताना पड़ेगा या वो खाली अकेले एक डायरेक्टर का मफाद आपको बता रहे होंगे, पूरा लंबा चौड़ा रिलेशन नहीं बता रहे होंगे। डन।
मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, क्या खूबसूरत डायग्राम जो है इसके लिए चूज की गई है। ये डायग्राम हमें जो है वो खुद ब खुद मिल गई। हमने नाम लिखा मॉर्गेजेस एंड चार्जेस और हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो जादुई तरीके से उसने इंटरनेट की सर्च की, चैट जीपीटी की तरह जो है ना, उसने जाके हमें कहा कि ये तस्वीर लगा दो, बड़ी अच्छी लगेगी। तो चूंकि इसके हमने पैसे भरे हुए थे, वो अगर आप ऑफिशियल सब्सक्रिप्शन लें एमएस ऑफिस की, तो जब आप पावर पॉइंट पे काम करते हैं तो साथ साथ आपको खुद ही से कुछ डिज़ाइनर फॉर्मेट सजेस्ट करता है। तो ये उसने तस्वीर सजेस्ट की, मुझे अच्छी लगी, मैंने उठा ली। ठीक है जी, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। इस चैप्टर का ताल्लुक है सिक्योरिटीज के साथ। इस चैप्टर में हो ये रहा है कि कंपनी कोई लोन ले रही है और उस लोन पे कोई सिक्योरिटी दे रही है। तो पहली डिस्कशन होगी लोन कौन कौन सा हो सकता है, फिर डिस्कशन होगी सिक्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है, फिर हम देखेंगे कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी दी तो उसकी लिखत पढ़त कैसे होगी, उसको हम ऑफिशियली उसको कहाँ लिखेंगे, किस तरह से नोट करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं। मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। सबसे पहले हमारी डिबेट होती है इनहेरेंट बोरोइंग पावर। याद है ये जुमला आया था कहीं, मेमोरेंडम में आया था। हम कहते हैं हर कंपनी के पास बुनियादी और पैदाइशी हक है कि वो बोरो कर सकती है। हर कंपनी के पास बुनियादी और पैदाइशी हक है कि वो बोरो कर सकती है। यानी कि मेमोरेंडम में आप लिखो या ना लिखो, आर्टिकल्स में लिखो या ना लिखो, हर कंपनी जब चाहेगी वो बोरो कर सकती है। वो डिबेंचर में बोरो करना चाहे, वो लोन में बोरो करना चाहे, वो इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट में यानी कि नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट में बोरो करना चाहे, उसकी मर्जी। लेकिन अगर आपने आर्टिकल्स में कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। यानी आप साइलेंट हैं तो इजाजत है, कोई ये नहीं कहेगा कि आपके कहां लिखा हुआ है आर्टिकल्स में कि आप लोन ले सकते हैं। आप बैंक के पास लोन लेने गए, उसने कहा बताओ आर्टिकल्स में कहां लिखा है, आपने कहा हो आर्टिकल्स में तो नहीं लिखा हुआ। लॉ ये कहता है कि आर्टिकल्स में लिखो या ना लिखो, मेमोरेंडम में लिखो या ना लिखो, इजाजत बाय डिफॉल्ट है। इनकार करना होगा तो बता देंगे। तो आर्टिकल्स या मेमोरेंडम में आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, कंपनी कैन रिस्ट्रिक्ट कि वो अपने आर्टिकल्स वगैरह में कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि बोरोइंग नहीं हो सकती, तो या कंपनी ये डिफाइन कर दे कि बोरोइंग इस लिमिट से ऊपर नहीं होगी या इस लिमिट से ऊपर फलाना प्रूफ करेगा। अब अगर आपने वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं की या वो लिमिट फॉलो नहीं की तो हम उस बोरोइंग को कहेंगे अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग। अल्ट्रा वायर्स, ये लैटिन टर्म्स बहुत सारी होती हैं हमारे लॉ के अंदर, इनके अलग अलग मतलब होते हैं। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ, उससे बाहर निकल के, इजाजत से बाहर निकल के। तो अगर आर्टिकल्स ने मना किया था या आर्टिकल्स ने कोई खास लिमिट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और आपने उस रुकावट को फॉलो नहीं किया और लोन ले बैठे, तो कंपनी ने जो बोरोइंग की है वो अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग है। कंपनी के पास राइट है। जब कंपनी के पास बोरोइंग पावर का राइट है तो उसका ये भी पावर है कि वो अपना किसी भी एसेट प्लेज या मॉर्गेज या चार्ज करा दे, यानी कि एज अ सिक्योरिटी वो कर सकते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले बोरोइंग पावर इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये वाली लाइन भी हमें पहले से पता है, ये वाली लाइन भी हमने एक जगह से पढ़ी हुई थी। तो नई बात ये है कि अगर आपको बोरो करने की इजाजत है तो अकॉर्डिंगली आपको अपने एसेट्स सिक्योरिटी के तौर पर देने की भी इजाजत है। और अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग क्या, आपके आर्टिकल्स में लिखी हुई रिस्ट्रिक्शन उसको ना फॉलो करें तो अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग हो जाएगी। अब सवाल ये है कि बोरोइंग किस किस तरह की हो सकती है। तो बोरोइंग की कई फॉर्म्स हो सकती है। मशहूर ज़माना फॉर्म होती है ये वाली, बोरोइंग फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। आप बैंक के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे 2 करोड़ चाहिए, वो आपको पैसे देते हैं, आपसे सिक्योरिटी वगैरह लेते हैं, और जो नॉर्मल बैंक का मामला है वो इसमें काउंट होता है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप अदर सोर्सेज से वो ले लेते हैं, आपके स्पॉन्सर्स, आपके सब्सक्राइबर्स, आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह, उनके रिश्तेदार, आप इन्हीं से कह देते हैं जी हमें लोन दे दें। वो आसान शराइत पे आपको लोन दे देते हैं, चाहे सिक्योर्ड हो या ना हो। आप जब पर्पस पूरा होता है उनको लोन वापस कर देते हैं। ये अदर सोर्सेज हैं। तीसरा तरीका, आप जनरल पब्लिक के पास चले जाएं। याद हमने प्रोस्पेक्टस इशू करने की बात की थी। तो प्रोस्पेक्टस में हमने ये नहीं कहा था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी के शेयर्स के लिए इशू किया जाता है, हमने कहा था एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की सिक्योरिटीज के लिए इशू किया जाता है। और सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, उस तरह के मुदारबा सर्टिफिकेट, इन सबको कलेक्टिवली सिक्योरिटीज बोला जाता है। तो आप डिबेंचर इशू कर सकते हैं, आप प्रोस्पेक्टस इशू करें और आप लोगों से कहें हमें आपसे लोन चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमारा 100 रुपए का शेयर है, आप कह सकते हैं हमारा 100 रुपए का डिबेंचर है। आपको 2 करोड़ रुपया चाहिए, आप 2 लाख डिबेंचर इशू कर दें 100 रुपए के।
प्रॉस्पेक्टस में इश्तिहार करें, लोग उसी तरह से आएंगे, अप्लाई करेंगे, उसी तरह से वो करेंगे, तो उनको इस दफ़ा शेयर नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा डिबेंचर, और कंपनी को मिल जाएगा बहुत बड़ा लोन। और जो कर्ज देने वाले हैं वो भी इतने सारे होंगे, कोई अकेला आ भी गया तो थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे उसके। तो एक तरीका होता है कि आप बुलेट लोन लेते हैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सारा, एक तरीका ये होता है कि चंद अपनों से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, और एक तरीका ये होता है कि आप जनरल पब्लिक को वो कर देते हैं। कोई भी सिक्योरिटी जो कि एक डेट को रिप्रेजेंट कर रही है वो डिबेंचर है, तो पब्लिक कंपनी डिबेंचर पब्लिक को इशू कर सकती है, प्राइवेटली भी चंद लोगों को दे सकती है और पब्लिक को भी इशू कर सकती है। ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी। नहीं, डिबेंचर होल्डर कंपनी के ओनर नहीं होते, ये लेंडर्स होते हैं, ये डेट में आते हैं। जब हम डेट और इक्विटी को देखते हैं ना, तो डिबेंचर वाले डेट में काउंट होते हैं, शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स इक्विटी में काउंट होते हैं। सवाल ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ काउंट होते हैं? हाँ जी, एक भाई ने कहा डेट। अगेन ये एमएफए में शायद इसके ऊपर कुछ डिटेल से बात हो, तो इसमें एक रिडीमेबल होता है, एक इरिडीमेबल होता है। रिडीमेबल ये होता है जो काबिल वापसी है, इरिडीमेबल जो एक दफ़ा गया तो गया। तो जो रिडीमेबल है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, जो रिडीमेबल काबिल वापसी है वो तो एक तरह का उधार है, आपने लिया, जब पैसे वापस किए वो कागज़ वापस ले लिया। और जो इरिडीमेबल है उसने पैसे दे दिए, बस ख़त्म कहानी, अब वो कंपनी में पक्का पक्का एक तरह से हिस्सेदार बन गया। तो कुछ शर्तें पूरी होने पे अगर वो कन्वर्टेबल हो तो उसको इक्विटी के तौर पे काउंट करते हैं। इसमें लॉ में और आपकी अकाउंटिंग में क्लैश है। लॉ वाला प्रेफरेंस शेयर को किसी और तरह से देखते हैं और आपके अकाउंटेंट जो है वो उसको किसी और तरह से देखते हैं। वापस इधर आते हैं, बोर्विंग तक समझ आई? टाइप ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या क्या हो सकती है? तो मशहूर ज़माना तरीका है प्लेज। प्लेज क्या है? मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा जी मुझे आपसे लोन चाहिए। उन्होंने कहा कितना लोन? मैंने कहा जी 7 लाख का। उन्होंने कहा 7 लाख का लोन लेने के लिए आपको हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। मैंने कहा कितनी? उन्होंने कहा 10 लाख का सोना जमा कराना पड़ेगा। मैंने कहा 7 लाख क्यों नहीं? उन्होंने कहा हो सकता है सोने की वैल्यू गिर जाए किसी टाइम पे, तो हम सेफर साइड आपसे ज़्यादा बड़ी अमाउंट की सिक्योरिटी मांगेंगे। तो मैंने सोने के जेवरात या सोने की कुछ बिस्किट्स उठा के बैंक को जमा कराए 10 लाख वर्थ के। मेरा सोना फिजिकली चला गया बैंक के पास और बैंक का पैसा मेरे पास आ गया। इसे कहते हैं प्लेज। आपका मूवेबल एसेट फिजिकल पोजेशन में चला जाता है लेंडर के पास। कानूनी डेफिनेशन क्या है? बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट। बेलमेंट आपने बचपन में पढ़ा था, अमानत को कहते हैं, कोई चीज किसी के पास रखवाने को पड़ते हैं। कहाँ पढ़ा था ये आपने? हाँ जी, कहाँ पढ़ा था? बिजनेस लॉ में कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि जब एक बंदे को दूसरे की चीज पड़ी हुई मिलती है तो ये बेलमेंट होता है, अमानतदार बन जाता है वो उसका। तो बेलमेंट कहते हैं किसी के पास कोई चीज़ अमानत रखवाने को। तो जब एक बंदा अपना कोई एसेट उठा के अमानत के तौर पे किसी के पास रखवा दे और काम पूरा होने पे वापस ले ले तो ये प्लेज कहलाता है। मूवेबल एसेट को फिजिकली उठा के आप दे देते हैं, ये है प्लेज। दूसरा ऑप्शन है मॉर्गेज। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, बड़ी प्रॉपर्टी हो, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा जी मुझे लोन चाहिए 2.5 करोड़ का। उन्होंने कहा अच्छा 4 करोड़ की चीज प्लेज करवाओ हमारे पास, 4 करोड़ के जेवरात ले आओ। अब 4 करोड़ के जेवरात मैं कहाँ से लेके आऊँ? मैंने कहा जेवरात या कोई भी एसेट? उन्होंने कहा कोई भी एसेट। मैंने कहा हाँ ठीक है, 4 करोड़ का एक प्लॉट है मेरे पास, तो मैं बैंक के बंदे साथ लेके जाऊँ, एक ट्रक में बिठा के, कुछ कुदाल वगैरह साथ लेके जाएं, मैं अपने प्लॉट तक लेके आऊँ, उस प्लॉट को वहाँ से खोदें, ट्रक में डालें और बैंक को पास जाके प्लेज करा दूँ, अपना 4 करोड़ का प्लॉट उन्हें दे दूँ? ऐसे होगा? नहीं। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव ही नहीं हो रही, इसको कैसे दें दूसरे को? नाम करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? मॉर्गेज में आप अपनी प्रॉपर्टी नाम कर देते हैं उनके, एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हम ये प्रॉपर्टी इस वक्त दे रहे हैं आपको, अगर हमने आपके पैसे ना दिए तो आप ये ज़मीन बेचने का हक रखते हैं, ज़मीन बेचें, अपना नुकसान पूरा करें, बकाया हमें दे दें। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मॉर्गेज, जिसमें इमूवेबल एसेट का टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप उसके नाम ट्रांसफर। सोना बैंक का वो नहीं था, अमानतदार था वो, इसमें आपने बैंक को ट्रांसफर कर दिया घर, एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगर हमने आपके पैसे वापस कर दिए तो ये हम आपसे वापस ट्रांसफर करवा लेंगे, यानी कि उन्होंने पहले से ही अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया। रूल ये नहीं है कि अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो वो अपने नाम ट्रांसफर करा सकेंगे, रूल ये है कि अपने नाम ट्रांसफर करा लिया, अगर हमने पैसे दे दिए तो ये वापस हमारे नाम पे हो जाएगा। ये मॉर्गेज है।
मॉर्गेज की जो कंपनी लॉ की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन छोटी है। एन इंटरेस्ट और लियन, कोई भी हिस्सा या लियन कब्जा क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट के ऊपर अगर आपने किसी दूसरे का हिस्सा जनरेट करवाया ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ है सिक्योरिटी। जब भी आप अपना कोई एसेट किसी दूसरे के हवाले कर देते हैं, उसका हिस्सा, उसका राइट उसके हवाले कर देते हैं, तो ये मॉर्गेज है। किताब को लगा कि इस डेफिनेशन से लोग परेशान होंगे, तो किताब ने एक और लॉ जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, वहां से एक डेफिनेशन उठा के डाल दी। अब चूंकि आईकेप की किताब ने डाल दी तो खुदा ना खास्ता वो एज्यूम कर सकते हैं कि ये बच्चों को आती होगी, लेकिन ये आसान है। ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई खास हिस्सा ट्रांसफर करना फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी, इसलिए कि आप सिक्योर कर रहे हैं किस चीज को, पेमेंट ऑफ मनी, एडवांस, जो पैसे दिए गए, और टू बी एडवांस, या भी दिए जाने हैं बाय वे ऑफ लोन, कोई भी एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट हो, तो या तो एक पैसे को सिक्योर कर रहा हो, और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच मे गिव राइज टू अ पेक्यूनियरी लायबिलिटी। पेक्यूनियरी कहते हैं फाइनेंशियल को। तो इसका मतलब ये है कि मॉर्गेज एक ऐसा ओनरशिप का ट्रांसफर है जिसमें एक बंदा जिसने दूसरे से लोन लिया है या लेने वाला है, या उसने कहा मैं ये काम परफॉर्म करूंगा, और उसकी जमानत के तौर पे वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ट्रांसफर कर रहा है उसको, ये कहलाएगा मॉर्गेज। डन। तो थोड़ा डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा। तीसरा तरीका, चार्ज। आप गए बैंक के पास, आपने कहा जी मुझे लोन चाहिए, कितना, 2 करोड़। भाई मेट्रो वाले गए, उन्होंने कहा मैं 2 करोड़ लोन चाहिए। बैंक ने कहा सिक्योरिटी, हमें 2 करोड़ के एसेट प्लेज करा के दो। उन्होंने कहा जी वो प्लेज नहीं करा सकते। उन्होंने कहा अच्छा कोई ज़मीन, उन्होंने कहा ज़मीन भी नहीं है। तो बैंक ने कहा क्या सिक्योरिटी, उन्होंने कहा देखिए हमारी एक जगह है, हम इतने अरसे से वहाँ बैठे हैं, हम इतनी जल्दी वहाँ से सब कुछ नहीं समेट सकते, आप आएँ, अपने नुमाइंदे भेजें, देखिए हमारे इतने बड़े स्टोर में करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, आप आएँ, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पड़े हुए हैं 4 करोड़ के, हम आपका चार्ज क्रिएट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। अब चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना आपने एसेट फिजिकली उनके हवाले किया, ना ही अपना एसेट उनके नाम पे ट्रांसफर किया। नाम पे ट्रांसफर होता है मॉर्गेज में, फिजिकल जाता है प्लेज में। तो चार्ज में क्या होगा, चार्ज में आप कहेंगे कि हमारे एसेट्स को कब्जा करने का हक है आपके पास अगर हमने डिफॉल्ट किया। तो आपने कह दी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है 4 करोड़ के हैं, कोई से 2 करोड़ उठा के ले जाइएगा, तो ये बन गया चार्ज। चार्ज में ना चीज जाती है ना उसका टाइटल जाता है, लेकिन एक राइट मिल जाता है दूसरे बंदे को कि अगर हम डिफॉल्ट करेंगे, अगर डिफॉल्ट करेंगे तो वो आके हमारे एसेट्स उठा के ले जा सकता है। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। फ्लोटिंग चार्ज जो मैंने एग्जांपल दी, फ्लोटिंग चार्ज था। मैंने कह दिया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आइटम पड़े हुए हैं इनमें से कोई से 2 करोड़ के माल उठा के ले जाइएगा, ये फ्लोटिंग चार्ज है। तो फिर फिक्स चार्ज क्या होगा कि मैं उनसे कहूँ कि जी हमारे पास ये मतलब मेट्रो वाले कहेंगे हमारे पास ये तोशिबा कंपनी का ये जनरेटर पड़ा हुआ है, ये 40 लाख का है, हमारे पास फलाना फलाना कंपनी की ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़ी हुई हैं जो कि 1.5 करोड़ की हैं, फलाना फलाना की आइटम पड़ी है जो इतने की है। तो ये 8 आइटम्स हैं, ये इनके नाम है, ये इनके चेसेस नंबर है, ये इनका प्रोडक्ट नंबर है, ये इनका आईडी है, और ये इसके पैसे हैं। ये हम 8 आइटम आपके पास चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम आपके पैसे ना दे सके तो आप ये 8 आइटम्स में से या सारे के सारे ले जाके अपने पैसे पूरे कर लीजिएगा। तो फ्लोटिंग में आपने ग्रुप ऑफ एसेट्स चार्ज क्रिएट कर दिया, और फिक्स में डेफिनेट। फिक्स द चार्ज विच इज क्रिएटेड ऑन आइडेंटिफाइड एसेट्स लाइक स्पेसिफिक लैंड, स्पेसिफिक बिल्डिंग, स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ये 8 एसेट्स। फ्लोटिंग में क्या होगा, चार्ज इज क्रिएटेड ओवर क्लास ऑफ एसेट, कैटेगरी ऑफ एसेट, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, विच चेंजेस ओवर टाइम, जिसमें प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन किसी भी टाइम पे वो टोटल अमाउंट उस 2 करोड़ से नीचे नहीं जानी चाहिए। चार्ज की डेफिनेशन क्या है, और चार्ज की जो ब्लू से लाइन लिखी है, कोई भी एसेट, प्लेज में हमने कहा था मूवेबल एसेट, मॉर्गेज में हमने कहा था इमूवेबल एसेट। नॉर्मली ये जो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं जिसमें ज़मीन और जिसमें इवन गाड़ी शाड़ी भी आ जाती है, हालांकि वो मूवेबल है लेकिन बहरहाल हम उसको नॉन करंट एसेट कह देते हैं, तो उसका भी ओनरशिप डॉक्यूमेंट इस तरह से हो सकता है। और यहाँ हमने कहा एनी एसेट, कोई भी एसेट, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी। राइट टू टेक पोजेशन इन इवेंट ऑफ कंपनीज डिफॉल्ट टू पे लोन, अगर कंपनी लोन नहीं दे सकेगी तो आपका राइट है कि आप इसकी पोजेशन ले सकते हैं। चार्ज क्या है, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और अदर ऑब्लिगेशन, किसी भी डेट या ऑब्लिगेशन की सिक्योरिटी दैट डज नॉट पास टाइटल,
जो ओनरशिप नहीं पास कर रही, और एनी राइट टू पोजेशन, और ना ही पोजेशन का इस वक्त हक दे रही है। आज की डेट में पोजेशन का हक नहीं दे रही। पोजेशन का कब मिलेगा? जब डिफॉल्ट करेगा। टू द पर्सन टू हुम द चार्ज इज गिवन, जिस बंदे को चार्ज दिया है ना आप उसको टाइटल दे रहे हैं और ना ही इस वक्त आप उसको किसी भी किस्म की पोजेशन का हक दे रहे हैं इस वक्त। तो चार्ज एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें ना पोजेशन मिली ना टाइटल मिला। लेकिन डिफॉल्ट करेंगे तो ना सिर्फ पोजेशन भी मिलेगी बल्कि वो टाइटल भी मिल जाएगा, पोजेशन भी ले जाएंगे और नाम भी उनके हो जाएगी। रिटर्न एग्रीमेंट होगा वो, तो अभी दो एग्रीमेंट होंगे, एक लोन का एग्रीमेंट होगा और एक होगा सिक्योरिटी का एग्रीमेंट। अब होता क्या है, अब ये समझना बड़ा जरूरी है, घबराए तो नहीं बैठे, समझना जरूरी है, लॉजिकल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिट, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, एबीसी लिमिटेड गई एचबीएल के पास। एचबीएल से कहा हमें चाहिए 2.5 करोड़ का लोन। उन्होंने कहा हमें सिक्योरिटी क्या दोगे? इन्होंने कहा जी वो हमारी डिफेंस की प्रॉपर्टी है, 4 करोड़ उसकी वर्थ है, आपसे हम 2.5 करोड़ का लोन ले रहे हैं, वो हम आपके नाम पे मॉर्गेज कर देते हैं। क्या ज़मीन दी उन्हें जाके? ज़मीन फिजिकली तो नहीं दी, कागज़ कह दिया कि हाँ भाई ओनरशिप हम आपके नाम पे कर देते हैं। खुश हो गए वो। फिर आप गए एमसीबी के पास, उसे कहा 2.5 करोड़ का लोन चाहिए, उसने कहा कोई 4 करोड़ की चीज़ दो। वही वाली प्रॉपर्टी उठा के आपने कहा हम आपके नाम पे कर देते हैं। मगर बहुत अच्छी बात है, उनको भी 1-2 नंबर कागज़ पकड़ा दिया। फिर गए तीसरे बैंक के पास, मिजान बैंक, उनसे कहा लोन चाहिए 2.5 करोड़, उन्होंने कहा सिक्योरिटी, हमने कहा ये लो। जैसे छोड़े, मेट्रो वालों के पास 4 करोड़ का माल पड़ा हुआ था, हबीब बैंक वालों को लाके दिखाया देखो कितना माल पड़ा हुआ है, उनका ज़बरदस्त 2.5 करोड़ ये अमाउंट पकड़े, चार्ज क्रिएट हो गया, कागज़ लेके वो नाचते हुए चले गए। फिर एमसीबी वालों को आगे दिखाया देखो 4 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, वो कौन सा स्टिकर लगा के गए थे, उन्होंने माल देखा, उन्होंने ये पकड़ो 2.5 करोड़। तीसरे बैंक के पास गए। तो जो प्लेज है ना, प्लेज सेफ होता है, प्लेज में आप चीज़ ही उठा के दे देते हैं। लेकिन मॉर्गेज या चार्ज ना कागज़ों की गेम है, तो ऐसा ना हो कि एक ही एसेट मल्टीपल टाइम्स मॉर्गेज या चार्ज हो जाए। तो लॉ ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। लॉ ने कहा कि भाई एक रजिस्ट्रार होगा मॉर्गेजेस एंड चार्जेस का, इसको हम इखलाकन रजिस्ट्रार कहते हैं। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होती है गवर्नमेंट की। इसके पीछे एक सिस्टम होता है CIB, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एक डेटाबेस है गवर्नमेंट की। अब रूल गवर्नमेंट ने रख दिया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जब भी कोई मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट होगा ये लाजमी है कि आप उसको रजिस्टर करवाएं। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। आप आगे से कहेंगे कि जी वो हमने हबीब बैंक से लोन लिया है और ये 4 करोड़ की हम ज़मीन उनके नाम पे रखवा रहे हैं। वो कहेगा अच्छा कौन सी ज़मीन, किस इलाके में, क्या नंबर है, क्या खतौनी है, क्या वो खेवट है, कौन सा, वो सारा कुछ करके और वो अपने पास नोट कर लेगा। हबीब बैंक एक दफ़ा कंफर्म करेगा कि यहाँ रजिस्टर हो गया, पैसे दे देगा। अब आप पहुँचे MCB के पास, आपने कहा लोन चाहिए, उन्होंने कहा प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी जब उन्हें दी और तो उन्होंने कहा इसको रजिस्टर कराओ। अच्छा रजिस्टर आप भी करा सकते हैं और वो भी करा सकते हैं, वो भी इंटरेस्टेड पर्सन है। अब जब आप इसके पास आएंगे, रजिस्ट्रार के पास, आप कहेंगे जरा इसको रजिस्टर तो करो, कहेगा कहाँ भाई ये तो आपने ऑलरेडी रजिस्टर कराई हुई है। या वो पूछेगा कि ये ज़मीन का स्टेटस बताओ, तो ये CIB से चेक करके या अपने डेटाबेस से चेक करके कहेंगे भाई ये तो ऑलरेडी रजिस्टर हुई हुई है। सेम गोज विद कि अगर मेट्रो जो है वो एक दफ़ा स्टॉक यहाँ पे बता चुका है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना स्टॉक पड़ा हुआ है जिसमें से इतना हमने चार्ज कर दिया है, तो अगली दफ़ा डुप्लीकेट एंट्री नहीं रिकॉर्ड करवा सकेगा। अब कंपनी से अगर कहेंगे कि तुम रजिस्टर कराओ तो कंपनी तो अक्सर डंडी मार जाएगी रजिस्टर कराने में। तो लॉ ने ये कहा है कि मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट होने के 30 दिनों में आपने उसको रजिस्टर कराना है। अगर आप नहीं करा पाए तो इंटरेस्टेड पर्सन, बैंक या जो आपसे लोन, जो आपको लोन दे रहा है, वो भी चाहे तो उसको रजिस्टर करवा सकता है।
तो वो रजिस्टर करवा दे या आप रजिस्टर करा दें, बात बराबर है। अगर रजिस्टर नहीं कराएंगे तो क्या होगा? रजिस्टर नहीं कराएंगे तो ये कागज, सिक्योरिटी का कागज बेकार हो जाएगा। अगर रजिस्टर नहीं कराएंगे तो क्या होगा? यानी कल को आपकी वाइंडिंग अप शुरू हो गई और अचानक से हबीब बैंक दौड़ा दौड़ा आया, उसने कहा ये जमीन मेरी है, ये मुझे दे दें, तो आप कहेंगे ये क्या है? वो कहेंगे मॉर्गेज। तो रजिस्टर कराया था? नहीं, रजिस्टर तो नहीं कराया था। अगर पर साइड पे जाओ, लाइन में पीछे लगो, सबसे एंड पे आपकी बारी आएगी। लेकिन अगर उन्होंने रजिस्टर कराया होगा, वो कागज दिखाएंगे, जमीन ले जाएंगे, बेच के पैसे लिक्विडेटर को देंगे और अपना खाता क्लियर कर लेंगे। तो टेंशन ये रखी कि अगर मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर नहीं कराया तो नुकसान होगा क्रेडिटर को। क्रेडिटर उसको वाइंडिंग अप पे क्लेम नहीं कर सकेगा। तो क्रेडिटर डर के मारे पैसे तब तक देगा ही नहीं जब तक ये रजिस्टर नहीं हो जाता। ये बात समझ आई? आगे सिर्फ 30-30 दिन की कहानी है जिसको बार बार रिपीट करना है। मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हो, 30 दिन में रजिस्टर कराना है। मॉर्गेज या चार्ज, आपने एक जमीन अभी ली है, उस पर मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हुआ है, जैसे ही ली है 30 दिनों में रजिस्टर कराना है। आपका मॉर्गेज मुल्क के अंदर क्रिएट हुआ है लेकिन प्रॉपर्टी बाहर है, तो भी 30 दिन में रजिस्टर कराना है। मॉर्गेज चार्ज भी बाहर क्रिएट हुआ है, प्रॉपर्टी भी बाहर है, तो इस वक्त तो कागज बाहर है, 30 दिन में कराना है। लेकिन 30 दिन स्टार्ट होंगे जब आप उस डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तान पहुंचा सकते हैं। श्रीलंका में मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हुआ तो वहां की अथॉरिटीज के पास तो रजिस्टर कराना ही कराना है। अब श्रीलंका से पाकिस्तान पहुंचने का अगर नॉर्मल टाइम है 10 दिन, तो जिस दिन मॉर्गेज क्रिएट हुआ उसके 10 दिन के बाद से 30 दिन की गिनती शुरू हो जाएगी। यानी अब आपने 40 दिनों के अंदर पाकिस्तान में रजिस्टर कराना है। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट को 30 दिनों ऑफ क्रिएशन के अंदर कर देना है, और पाकिस्तान से बाहर अगर डॉक्यूमेंट है तो वो पाकिस्तान जब पहुंच सकता है कि 30 दिनों में रजिस्टर कराना है। जब इसमें कोई चेंज आए तो भी 30 दिन में रजिस्टर कराना है, कोई पर्टिकुलर चेंज हो तो 30 दिन में रजिस्टर कराना है, जमीन में कोई एडिशन डिलीशन हुई 30 दिन में रजिस्टर कराना है। यानी आपने हर चीज 30 दिन में करनी है। इस चैप्टर में पेपर में अगर डेज आए और आप भूल रहे हो तो लिख देना 30 दिन। सिर्फ एक जगह 14 दिन है, बाकी हर जगह 30 दिन है। यहां तक बात क्लियर है? अब एक एक करके देखते हैं और फिर साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते हैं। ये मैं एक लिस्ट को तेजी से छोड़ के आगे भाग रहा हूं, एंड पे हम इस लिस्ट की तरफ आते हैं, सबसे एंड पे। रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज या चार्ज, ये ड्यूटी है कंपनी की कि वो चार्ज वगैरह के डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के साथ 30 दिनों ऑफ क्रिएशन में करवाए। रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा अपने सिग्नेचर या अपनी ऑफिशियल सील वगैरह ठप्पा छप्पा लगा के, वो कह देगा हाँ जी मैंने इसको नोट कर लिया अपने पास। डन। Above provision relating to registration shall apply to company acquiring any property subject to mortgage। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है जिसपे मॉर्गेज या चार्ज है तो भी आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई करेगा, आपने उसको रजिस्टर कराना है। कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, जैसे एग्जांपल है लेंडर, कैन ऑल्सो रजिस्टर मॉर्गेज या चार्ज 30 दिनों के अंदर अंदर। फिर इंटरेस्टेड पर्सन ने पैसे खर्चे होंगे, ये रीइंबर्स करेगी कंपनी तमाम कॉस्ट वगैरह जो उसकी लगी है। जब भी कोई कंपनी एक प्रॉपर्टी खरीदेगी तो ये समझा जाएगा कि कंपनी नो द फैक्ट कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है। यानी हो सकता है आप एक प्रॉपर्टी लें, आपको पता ही ना मॉर्गेज है, और बाद में आपके ऊपर जुर्माना पड़े तो आप कहें जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मॉर्गेज है। वो कहेंगे तुमने जमीन खरीद ली, तुम्हें पता ही नहीं कि मॉर्गेज है। तो अगर आप कोई भी जमीन खरीदेंगे, कोई भी एसेट खरीदेंगे और वो ऑलरेडी मॉर्गेज या चार्ज है, तो इट इज योर ड्यूटी, खरीदने वाले की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि उस पर कोई मॉर्गेज या चार्ज तो नहीं। ये समझा जाएगा कि उस बंदे को पता है। इसके पीछे एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। लैटिन टर्म है, इग्नोर करते हैं। इंग्लिश तर्जुमा, लेट द बायर बी अवेयर। बायर को आंखें खुली रखनी चाहिए, बायर होशियार रहना चाहिए। इसको उर्दू में कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश। कि ये ऐसा नहीं होगा कि वो आके कहेगा हो मेरे साथ तो धोखा हो गया। भाई तुम्हें पता होना चाहिए था, क्यों हुआ तुम्हारे साथ धोखा? नहीं होना चाहिए था धोखा। तुम समझदार आदमी हो, सियाने आदमी हो, तुम्हें पता होना चाहिए था कि चीजें किस तरह से। डन। मॉर्गेज अगर आउटसाइड पाकिस्तान है, प्रॉपर्टी भी आउटसाइड पाकिस्तान है, तो 30 दिन कहां से स्टार्ट होंगे? जब डॉक्यूमेंट शुड रीच पाकिस्तान, अगर प्रॉपर तरीके से भेजा जाए। मॉर्गेज इन पाकिस्तान और प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान, लेकिन कागज पाकिस्तान में है, तो क्रिएशन के 30 दिनों के अंदर अंदर आपने उसको रजिस्टर कराना है। उस मुल्क की रिक्वायरमेंट भी फॉलो करनी है और पाकिस्तान की भी फॉलो करनी है।
नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या नुकसान है? मॉर्गेज या चार्ज बुक बिकम वॉइड एंड शेल नॉट बी एक्सेप्टेड एज सच बाय लिक्विडेटर और एनी क्रेडिटर। कोई भी क्रेडिटर या लिक्विडेटर उसको फिर काउंट नहीं करेगा, वो जो रजिस्टर नहीं हुआ। आगे जुमला लिखा है, दिस शेल नॉट अफेक्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी देयर बाय सिक्योर्ड। दो कॉन्ट्रैक्ट है, लोन लिया गया है और दूसरा उसकी सिक्योरिटी दी गई है। अगर मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर नहीं कराएंगे तो जो सिक्योरिटी दी गई है ना, वो वाला इनवैलिड हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि अब वो बंदा कहे चलो जी रजिस्टर नहीं हुआ था अब तो मैंने पैसे ही नहीं देने, पैसे का कॉन्ट्रैक्ट अलग है। ये हम जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं वो है सिक्योरिटी दूसरे के पास, तो सिक्योरिटी वाला इनवैलिड होगा, लेकिन पैसे का लेना देना इनवैलिड नहीं होगा, वो उसने अभी भी देने हैं। डन। अगर मॉडिफिकेशन हो, पर्टिकुलर्स में मॉर्गेज या चार्ज में कोई चेंज वगैरह हो, कोई भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन की चेंज हो, तो आप उसको रजिस्ट्रार को बता सकते हैं कि ये देखें ये फलाना कागज की वजह से इसमें ये चेंज है, तो रजिस्ट्रार उसको अपने पास रजिस्टर कर लेगा। अगर कोई पेमेंट या सेटिस्फेक्शन है, अब क्या हुआ, 2.5 करोड़ का लोन है और जमीन है 4 करोड़ की। जब भी कोई बैंक रिकॉर्ड चेक करेगा तो लिखा हुआ आ रहा होगा कि इनकी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी फंसी हुई है या इनका 2.5 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है। आपने 2.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ वापस कर दिया। आप चाहेंगे कि सेंट्रल डेटाबेस में मेरा 1.5 करोड़ माइनस हो, तो किसको बताएंगे कि मैंने पेमेंट कर दी है? रजिस्ट्रार को। कब बताएंगे? 30 दिनों के अंदर। 30 दिन तो टोटका है, बस यहाँ एक 14 दिन का जिक्र है। आप रजिस्ट्रार को बताएंगे, अच्छा रजिस्ट्रार आपकी बात सुनते ही आपका लेटर देखते ही उसे चूम के आंखों से लगाएगा और फौरन से अपडेट कर लेगा, रिकॉर्ड कंफर्म करेगा। किससे कंफर्म करेगा? क्रेडिटर से। उसे कहेगा हाँ भाई ये पेमेंट तुम्हें हुई है, अगर वो ओके करेगा तो ये। अब जब रजिस्ट्रार उसको पूछेगा तो उसको देगा 14 दिन का टाइम, वाहिद 14 दिन का टाइम इस पूरे चैप्टर में। उसको कहेगा मुझे 14 दिन के अंदर अंदर बताओ कि हाँ भाई तुमने ये रिसीव कर लिया है, सब ओके है। अगर क्रेडिटर बता देता है कि सब ओके है तो अपने पास ये मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन एंटर कर लेगा, हाँ भाई ये पेमेंट हो गई है, अपने रिकॉर्ड अपडेट कर लेगा। अगर वो खामोश रहता है क्रेडिटर तो भी समझा जाएगा कि उसको कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो इनकार करता है कि नहीं मुझे पेमेंट नहीं हुई, तो फिर कंपनी को रजिस्ट्रार नोटिस देगा कि तुमने हमारा टाइम बर्बाद किया है, कितने घटिया आदमी हो तुम, जाओ क्रेडिटर से जाके अपना मामला सेट करो, वो नहीं मानता कि तुमने पेमेंट की है। एक आसान काम और भी होता है, आप इधर से क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, उधर से उससे एनओसी ले लेते हैं साइन करके आके, और एनओसी जमा करा देते हैं रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार को पहले से ही पता होता है कि पेमेंट हुई हुई है। तो ऐसे में पर्टिकुलर आप रजिस्ट्रार को 30 डेज में जमा कराएंगे पेमेंट के, वो 14 दिन का उसको टाइम देगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन ना फाइल की जाए तो रजिस्टर कर देगा, अगर ऑब्जेक्शन फाइल की जाए तो वो कंपनी को बता देगा कि क्या मसला है। अगर रजिस्ट्रार को कोई इंफॉर्मेशन कंपनी ने नहीं दी और उसको अपने सोर्स से पता लग गया कि पेमेंट हो गई, वो खुद भी उसको रिकॉर्ड कर सकता है। डन। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज। आपने कोई गड़बड़ कर दी, मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ लेकिन आप उसको रजिस्टर कराना भूल गए, 30 दिन से ऊपर हो गए और आप रजिस्टर कराना भूल गए। कोई पर्टिकुलर्स में चेंज हुआ, आप वो अपडेट करवाना भूल गए 30 दिनों के अंदर। आपने कोई पेमेंट की, आप वो अपडेट कराना भूल गए 30 दिनों के अंदर। यानी जब भी आप भूल जाएं और रजिस्ट्रार से जाके कहें मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं भूल गया, वो कहेगा अब मैं नहीं, एससीसीपी के पास जाओ, एससीसीपी से इजाजत लो। अगर वो मुझे इजाजत देगा तो मैं अपने रजिस्टर को अपडेट करूंगा, क्योंकि आपने ड्यू टाइम पे मुझे नहीं बताया। तो ये कहलाता है रेक्टिफिकेशन। एक होता है मॉडिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट जमा है उसमें कोई चेंजेस हैं रजिस्ट्रार को बता दें। और एक ये है कि आप डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं करा सके, कोई मॉडिफिकेशन टाइम पे नहीं दे सके, आपने वो टाइम गुजार दिया, तो हम कहेंगे कि अब आपको हक नहीं है कि आप रजिस्टर में एंट्री करवाओ। अब आप रजिस्टर की तसहीह करवाने के लिए, रेक्टिफिकेशन करवाने के लिए एससीसीपी से रब्ता करेंगे। तो मॉडिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रार और रेक्टिफिकेशन के लिए एससीसीपी। इंग्लिश पढ़ते हैं। SECP on application of company and trusted person on terms and conditions seem just an expedient। जो SECP को मुनासिब टर्म्स एंड कंडीशन रख रही होगी, ऑर्डर फॉर एक्सटेंशन इन टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और रेक्टिफिकेशन ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, वो आपको एक्सटेंशन वगैरह दे देगा अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि 30 दिन में रजिस्टर कराना या किसी पर्टिकुलर में मिस स्टेटमेंट होना वॉज एक्सीडेंटल, गलती से हुआ है, ड्यू टू इनएडवर्टेंस, आपसे ना चाहते हुए अनजाने में हुआ है, और सम अदर सफिशिएंट कॉज, और इससे शेयर होल्डर या क्रेडिटर का कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो अगर एससीसीपी को पता लग जाए कि ये गलती हुई थी, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा और कंपनी अब शर्मिंदा है, माजरत कर रही है और कह रही है कि मुझे इजाज़त दे दें, तो एससीसीपी उसको इजाज़त दे देगा।
SCCP एक्सटेंशन का ऑर्डर दे देगा और SCCP का ऑर्डर जो है वो कंपनी उठा के रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर देगी कि देखो जी मैंने बड़े अंकल से इजाज़त ले ली, अब आप अपने रजिस्टर में अपडेट कर दो, तो वो रजिस्टर में अपडेट कर देगा। लेकिन टाइम की एक्सटेंशन बाद में मिली और पीछे कोई गड़बड़ हो गई, SCCP जिम्मेदार नहीं है। आपने रजिस्टर कराना था 30 दिनों में, आपने नहीं कराया, आपने कराया 6 महीने बाद, इस दौरान अगर कोई मसलो मसाइल हुए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? समझेंगे। तो एक्सटेंशन इन टाइम शैल नॉट प्रेजुडाइज, ये अफेक्ट नहीं करेगी एनी राइट एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कंसर्न प्रायर टू द टाइम व्हेन मॉर्गेज और चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड। उसके एक्चुअल रजिस्टर होने से पीछे जो गैप वाला टाइम है उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, उस वक्त जो गड़बड़ हुई वो आपका खाता है। देन लॉ ये कहता है कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे सारे मॉर्गेजेस एंड चार्जेस का, कंपनी ने जितने लोन्स लिए हुए हैं उसमें जितने भी मॉर्गेजेस एंड चार्जेस हैं, जो जो कुछ भी है आप उसका रिकॉर्ड रखेंगे। अगर कोई क्रेडिटर देखना चाहे या मेंबर देखना चाहे तो बगैर पैसों के वो रिकॉर्ड देख सकता है, कोई और देखना चाहे तो एक फी जो कंपनी ने फिक्स की हुई है उसकी पेमेंट करके वो उसको दे सकता है। अगर रिफ्यूज करेंगे तो पेनल्टी होगी, और उसके अलावा रजिस्ट्रार जो है वो ऑर्डर करेगा कि नहीं भाई आपने इसको इंस्पेक्शन करवाना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे आप इसकी कॉपी रखेंगे, और ना सिर्फ ये रिकॉर्ड बल्कि वो जो मॉर्गेज या चार्ज है उसका कागज भी आप रजिस्टर ऑफिस पे रखेंगे। डन। मैं हमेशा ही कहता हूं कि काश इतना सा जुमला होता कि हर मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर कराना जरूरी है। किताब ने ऐसा नहीं कहा, किताब ने कहा बस ये कोई 11 तरह के मॉर्गेजेस एंड चार्जेस है जो रजिस्टर कराना जरूरी है। वो तो हमारी किताब ने जरा हमारे साथ एहसान किया कि उन 11 को जोड़ तोड़ के 8 बना दिया, एंड लगा लगा के। These are the list of assets जिन पे मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट होगा तो रजिस्टर कराना जरूरी है। इस लिस्ट को याद कर लेना है। रिवीजन क्लास है, नहीं तो हम एक एक लफ्ज की गहराई में काफी ज्यादा जाते हैं। आप गौर से देखें तो यहाँ एसेट्स का जिक्र है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई बुक डेट्स ऑफ कंपनी मतलब डेट्स वगैरह, कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी एसेट इंक्लूडिंग स्टॉक, किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट में आपका माल आ रहा है या उसमें आपका कुछ हिस्सा आ रहा है, गुडविल वगैरह हो गई, आपके मूवेबल एसेट हो गए, आपके कोई लीज एग्रीमेंट्स वगैरह हो गए, आपका कोई रिडीमेबल कैपिटल वगैरह हो गया, यानी कि एक लिस्ट ऑफ एसेट्स दी हुई है। अगर आपका मॉर्गेज या चार्ज इनमें से किसी चीज पे क्रिएट हुआ है तो रजिस्टर कराना जरूरी है, और इनके अलावा किसी पे क्रिएट हुआ है तो जरूरी नहीं है। मेरा एक चैलेंज है कि इनके अलावा कोई एसेट ढूंढ के दिखा दे। इसमें मूवेबल भी आ गए, मूवेबल भी आ गए, इंटेलेक्चुअल भी आ गए, सॉफ्ट वाले भी आ गए, इवन माल जो रास्ते में आ रहा था वो तक आ गया। तो इन्होंने तकरीबन सारे आपके बुक डेट्स तक आ गए, तकरीबन सारी तरह के एसेट्स कवर कर दिए। तो आसानी में लिख देते कि कोई भी मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर कराना है, बट फिर तकलीफ कैसे देते? तो ये सेक्शन अब जो है वो आपको तकलीफ देता है, आपको इसको रट्टा मारना पड़ता है इस लिस्ट को। यहाँ किताब एक चीज क्लैरिफाई करना चाह रही है, पाकिस्तान में एक ट्रेंड है। वो ट्रेंड क्या है कि आपने किसी के पैसे देने होते हैं ना, मैं ये भाई के पास जाऊं, मैं कहूं जी मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, मैं आपको 3 महीने बाद वापस करूंगा। इन्होंने कहा सर मुझे 3 महीने बाद का चेक लिख के दे दें। पाकिस्तान में कॉमन टर्म है कि अगर कोई लोन ले रहा है और दूसरे को वो कोई गारंटी नहीं दे रहा तो दूसरा उससे चेक साइन करवा लेता है, क्योंकि चेक एक ऐसी चीज है कि अगर लिख के दियो किसी को और वो जाए और वो बाउंस हो जाए तो आप एक बंदे को जेल में डलवा सकते हैं, नाकाबिले जमानत, उसको डायरेक्ट जेल होगी, जमानत भी नहीं होगी। तो पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं कि अगर किसी से लोन लिया या दिया तो उसके बदले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं एक दूसरे को। तो किताब ये कहना चाह रही है कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन गिवन टू सिक्योर पेमेंट ऑफ एनी डेट, डिपॉजिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज मॉर्गेज और चार्ज। मॉर्गेज या चार्ज इन एसेट्स के ऊपर है, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे को लिया दिया तो इसको मॉर्गेज या चार्ज काउंट नहीं करेंगे, और अकॉर्डिंगली ये चैप्टर पर उस चेक वगैरह के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। डन। तो ये चैप्टर 7 है, पास पेपर्स में आप देखेंगे तो इसके कम सवाल मिलेंगे, क्योंकि ये बड़े अरसे तक हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। तो आपने ये नहीं सोचना कि आई कैप का इधर ध्यान नहीं है, बस ये जहन में रखना है कि ये बड़ा कम ही इसके सवाल, इसलिए कि ये पहले हिस्सा नहीं होता था सिलेबस का, और मैंने एहतियातन प्रैक्टिस के लिए कुछ सीए फाइनल के सवाल वगैरह भी जिसमें सीधी सीधी सी बात थी उसकी उसको पहले किताब में ऐड किया था। फिर आई कैप के बहुत पहले जब वो पुरानी स्कीम, पिछली पुरानी स्कीम होती थी उसमें कुछ सवाल होते थे, वो मैंने फिर किताब में ऐड किया। तो ये नहीं सोचना कि इसके सवाल कम आते हैं, ये आया ही हमारे सिलेबस में 2-3 अटेम्प्ट पीछे है प्रॉपर तरीके से। डन। तो दैट वाज ऑल द डिस्कशन। आज हम लोगों ने इस सारे को समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह ताला कल का हमारा टारगेट है चैप्टर 8 और चैप्टर 3 शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, जितना पढ़ा गया।
फिर उससे अगले दिन चैप्टर 3 खत्म करके चैप्टर 4 बेचारा छोटा सा झटका से चैप्टर उसके साथ कवर कर देंगे संडे को इंशाल्लाह। ये हमारा 7 लगातार डेज हैं। मंडे को फिर मेरी आई कैप में कमिटमेंट है, तो इसलिए अच्छा है कि अच्छे टाइम